सुप्रभात। आज विजडम ट्रे एक बहुत ही विशेष विषय पे आप सबों के बीच इस बात को रखने जा रहा है कि डिजिटल वेलनेस बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि बच्चे अपनी रियल ओरिजिनलिटी और नेचुरलिटी का विकास कर सकें, क्योंकि द वे these technologies are being used, that is becoming a challenge in the natural growth of students। और ये सिर्फ ना बच्चों को प्रभावित कर रहा है बल्कि स्टूडेंट्स जो तैयारी के फेज़ में हैं, बी इट फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 25, डैट मीन्स जो 12th के बाद ग्रेजुएशन की सफ़र या अपने मास्टर्स की सफ़र कर रहे हैं और उसमें जो तैयारी में लगे हैं, उन बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है यह विषय। तो हमारी ये प्रयास है कि विजडम ट्री की ये मुहिम उन परिवारों तक पहुंच सके, उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके कि नहीं, आज के समय में कैसे आपको विशेष रूप से संयमित रहना है और अपनी आइडिया स्किल्स को इस तरीके से डेवलप करना है कि डैट शुड नॉट बिकम अ स्लेव लाइक टुडे। जिस तरीके से आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारा माइंड को पूरा का पूरा एआई ख़त्म कर रहा है। वी आर नॉट एबल टू थिंक, वी आर जस्ट गिविंग द आवर एक्टिविटी टू द एआई, बट दिस शुड नॉट हैपन। आप इसे एज ए स्किल इस्तेमाल कीजिए एंड नॉट एज ए डिस्ट्रॉयर। तो इन्हीं चीज़ों पर आज विजडम ट्री के आपके समक्ष कुछ बातों को रखेगा और आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे समाज के बीच शिक्षाप्रद बातें और शिक्षा को कैसे ग्रहण करना है उन चीज़ों आप तक पहुंच सके। और विजडम ट्री का यही प्रयास है कि पूरे भारतवर्ष को एक नई तरीके से इंफॉर्मेशन सोसाइटी में तब्दील किया जाए, बिकॉज़ हमारा ये मानना है कि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तन कर सकता है। तो आपसे विशेष अनुरोध है, आप एटलीस्ट इतना करके चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके लोगों के बीच ये बातें रखें, और ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन का कदम होगा आप सबों की तरफ से। तो चलिए आइए हम लोग अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार और हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों में ना एक बात जैसे लगातार सुनने में आ रही है, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट और स्कूलों में उनकी सीखने की क्षमता पर भी असर दिख रहा है। दुनिया भर में टीनेजर्स में ये एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलेपन के मामले बढ़ रहे हैं। हाँ, ये वाकई एक सीरियस कंसर्न है। और सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, स्कूलों में जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो भी मतलब उम्मीद से कमज़ोर दिख रहे हैं, जबकि बच्चे शायद पहले से ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हों। और ये किसी एक देश की बात नहीं है, ये एक तरह का ग्लोबल पैटर्न सा दिख रहा है। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसकी चर्चा आजकल हर जगह है कि इस पूरी पिक्चर में डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी, इनकी क्या भूमिका है। क्या ये स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, हर वक्त स्क्रीन से जुड़े रहना, इन सब का कोई डायरेक्ट असर पड़ रहा है? बिल्कुल, यही वो सवाल है जिसने रिसर्चर्स, टीचर्स, पेरेंट्स सबको उलझा रखा है। और इसी गुत्थी को थोड़ा कह सकते हैं सुलझाने की कोशिश में आज हम डिजिटल वेलनेस, बच्चों के भविष्य के लिए साझा जिम्मेदारी नाम के एक अहम सोर्स पर गहराई से बात करेंगे। ये सोर्स इसी कॉम्प्लेक्स इशू को समझने की कोशिश करता है और खासतौर पर इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ बच्चों या स्कूलों की नहीं, बल्कि परिवारों और स्कूलों की एक साझी जिम्मेदारी है। तो हमारा इरादा यही है कि इस सोर्स से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो एनालिसिस है, जो देखने का नज़रिया है, उसे सामने लाएं। देखते हैं कि ये सोर्स हमें इस मुद्दे की तह तक जाने में कैसे मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम के स्केल से। हमने मेंटल हेल्थ की बात की, सीखने में गिरावट की, सोर्स इसे कैसे देखता है? सोर्स इस बात को कंफर्म करता है कि बच्चों में चिंता, अवसाद,
अकेलेपन की फीलिंग्स बढ़ रही हैं और साथ ही स्कूलों में लर्निंग आउटकम्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, वजह कई हो सकती हैं और पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन हाँ, डिजिटल मीडिया का जो बढ़ता हुआ असर है उस पर शक गहराता जा रहा है। लेकिन क्या हम एकदम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हाँ यही वजह है? मेरा मतलब है, क्या रिसर्च ये प्रूव कर पाई है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से ही बच्चों की मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है या वो पढ़ाई में पीछे हो रहे हैं? यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। देखिए, सीधा कारण और प्रभाव मतलब कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल है। साइंटिफिकली इसके लिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स यानी आरसीटी सबसे भरोसेमंद तरीका माने जाते हैं, जहां आप एक ग्रुप को कुछ देते हैं जैसे कम स्क्रीन टाइम और दूसरे को नहीं, फिर नतीजों को कंपेयर करते हैं। और ये बच्चों के साथ करना मुश्किल होगा, है ना? बिल्कुल, एथिकल और प्रैक्टिकल कारणों से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत चैलेंजिंग है। इसलिए एक्सपर्ट्स अक्सर दूसरे तरीकों पर निर्भर करते हैं, जैसे बड़े सर्वे, बच्चों के बिहेवियर को देखना और अलग अलग डेटा पॉइंट्स के बीच कनेक्शन ढूंढना। ये तरीके हमें एकदम पुख्ता सबूत तो नहीं देते, लेकिन हाँ, मजबूत इशारे जरूर देते हैं। अच्छा। हाँ, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीधे तौर पर कारण और प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं, जो सर्वे या ऑब्जर्वेशन से कहीं ज्यादा क्लियर होता है। हालांकि इस विषय में ये करना, जैसा मैंने कहा, बहुत मुश्किल है। तो क्या इस तरह के सर्वे या ऑब्जर्वेशन से कुछ ठोस बातें सामने आई हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया का जिक्र आता है सोर्स में, ग्रोइंग अप डिजिटल ऑस्ट्रेलिया 2020 स्टडी। हाँ, उस स्टडी ने कुछ वाकई आंखें खोलने वाले आंकड़े पेश किए हैं। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में 1/3 प्री स्कूल बच्चे मतलब स्कूल जाना शुरू करने से पहले ही रोजाना डिजिटल गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ओह। हाँ, और प्राइमरी स्कूल के 2/3 बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन है और टीनेजर्स में तो लगभग हर किसी के पास। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी कम उम्र से बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। और स्क्रीन पर बिताया जाने वाला टाइम, वो कितना है? उसका आंकड़ा क्या कहता है? वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। स्टडी बताती है कि बच्चों का रोजाना औसतन 6 से 8 घंटे स्क्रीन पर बिताना एक आम बात हो गई है। वाह। और ये स्कूल के काम के अलावा का टाइम है। 6 से 8 घंटे? हाँ, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इसका उनके बाकी के जीवन पर, खेलने कूदने पर, आपस की बातचीत पर क्या असर पड़ता होगा। ये तो दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पेरेंट्स और टीचर्स इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो चिंतित है? बहुत ज्यादा। सोर्स के मुताबिक 5 में से 6 अडल्ट्स यानी पेरेंट्स और टीचर्स मानते हैं कि डिजिटल मीडिया बच्चों की लाइफ में ध्यान भटकाने वाला एक बड़ा और बढ़ता हुआ फैक्टर है। और टीचर्स की चिंता तो और भी गहरी है। किस तरह की चिंता? 90% से ज्यादा टीचर्स ने पिछले सिर्फ 5 सालों में ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी देखी है जो इमोशनल, सोशल और बिहेवियरल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। 90%? हाँ, साथ ही 60% टीचर्स ने यह भी महसूस किया है कि छात्र स्कूल आने पर सीखने के लिए पहले जितने तैयार नहीं होते। उनकी जो ओवरऑल रेडीनेस टू लर्न है उसमें गिरावट आई है। ये तो काफी गंभीर तस्वीर पेश करता है। इन चिंताओं को देखते हुए कुछ जगहों पर स्कूलों में स्मार्टफोन पर बैन लगाने जैसे कदम भी उठाए गए हैं ना? फ्रांस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया के कई राज्यों का जिक्र है। हाँ, ये एक सीधी प्रतिक्रिया रही है। लॉजिक ये है कि अगर स्कूल के घंटों के दौरान स्मार्टफोन पास नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ाई पर बेहतर ध्यान दे पाएंगे, क्लासरूम का माहौल शांत रहेगा और टीचिंग लर्निंग की क्वालिटी सुधरेगी। सुनने में तो ये लॉजिकल लगता है। फिर इसमें विवाद क्यों है? कुछ एक्सपर्ट्स इसके खिलाफ क्यों हैं? विवाद इसलिए है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ स्कूल में बैन लगा देना प्रॉब्लम का एक अधूरा सलूशन है। उनका तर्क है कि बच्चे स्कूल के बाहर भी तो डिजिटल दुनिया में ही जी रहे हैं। हाँ, ये भी है। तो उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी से दूर रखना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्दी और जिम्मेदार रिश्ता बनाना सिखाना होगा। इसी को डिजिटल वेलनेस कहा जा रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ बैन लगाने से आगे की बात है। ये डिजिटल वेलनेस, ये शब्द आजकल काफी सुनने को मिलता है। सोर्स इसे कैसे समझाता है? सोर्स के अनुसार डिजिटल वेलनेस का मतलब है टेक्नोलॉजी के साथ सोच समझकर, जिम्मेदारी से और एक हेल्दी तरीके से जुड़ना। इसमें सिर्फ ये नहीं आता कि स्क्रीन टाइम कितना हो, बल्कि ये भी शामिल है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब और क्यों कर रहे हैं, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, हमारी ऑनलाइन दुनिया में क्या नैतिक जिम्मेदारियां हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी, हम खुद को कैसे कंट्रोल करें, सेल्फ रेगुलेशन, ताकि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम ना बने बल्कि उसका सही इस्तेमाल करें। तो ये एक तरह का लाइफ स्किल हुआ, जैसे टाइम मैनेजमेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल सही। इसे 25वीं सदी का एक अनिवार्य स्किल माना जा रहा है। यह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए जरूरी है।
लेकिन बच्चों के मामले में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनका दिमाग और आदतें अभी बन रही होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये स्किल सिखाएगा कौन? यहीं पर वो साझा जिम्मेदारी वाली बात आती है जिसका जिक्र सोस बार बार करता है। हाँ, सोर्स बताता है कि ज्यादातर पेरेंट्स मानते हैं कि उनके बच्चों को डिजिटल वेलनेस सिखाने में स्कूलों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें खुद इसमें मुश्किल आती है। वहीं दूसरी तरफ टीचर्स उम्मीद करते हैं कि बच्चों को घर पर डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल को लेकर बेहतर गाइडेंस और बाउंड्रीज मिलेंगी। तो दोनों एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं, सही है? बिल्कुल। और सोर्स का एक मुख्य निष्कर्ष यही है। मुख्य अंतर्दृष्टि, ना तो स्कूल और न ही माता पिता अकेले डिजिटल वेलनेस की चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके लिए एक संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता है। फिर भी वर्तमान में दोनों पक्ष उम्मीद करते हैं कि दूसरा पक्ष नेतृत्व करेगा। ज्यादातर अडल्ट्स मानते हैं कि बच्चों को डिजिटल दुनिया में पनपने के लिए जरूरी स्किल्स और आदतें सिखाने में परिवारों और स्कूलों की बराबर जिम्मेदारी है। और अगर ये साझा जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती तो क्या होता है? तो बच्चे डिजिटल दुनिया के जो खतरे हैं उनका सामना करने के लिए अकेले रह जाते हैं। उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता और वे आसानी से बहुत ज्यादा इस्तेमाल, गलत जानकारी या ऑनलाइन खतरों का शिकार हो सकते हैं। यहीं पर एक और अहम मुद्दा जुड़ता है, इक्विटी का, यानी समानता का। समानता का मुद्दा डिजिटल दुनिया में, वो कैसे? सोर्स में नए डिजिटल डिवाइड की बात कही गई है। ये क्या है? ये सुनकर लगता है कि ये सिर्फ डिवाइस या इंटरनेट एक्सेस के बारे में नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन का है। वंचित बच्चे अनुपातहीन रूप से सोने के बाद डिजिटल दुनिया में अकेले नेविगेट करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। मतलब उन बच्चों के बीच का अंतर जिनके पेरेंट्स स्क्रीन टाइम को लिमिट करने की ज़रूरत समझते हैं और उनके पास ऐसा करने के साधन और समझ है, और उन बच्चों के बीच जिनके पेरेंट्स या तो इसे ज़रूरी नहीं समझते या उनके पास बच्चों को कंट्रोल करने या गाइड करने के मौके कम हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है। सोर्स में दिए गए आंकड़े इसे और साफ करते हैं। स्टडी में पाया गया कि औसतन हर 3 में से एक पेरेंट अपने बच्चों को सोने के टाइम के बाद हर रात डिवाइस इस्तेमाल करने देते हैं। हर रात? हाँ, लेकिन कम आय वाले परिवारों में यह संख्या बढ़कर लगभग हर 2 में से 1 हो जाती है। हर 2 में से 1 बच्चा सोने के बाद भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है, खासकर कम आय वाले परिवारों में। और स्कूल में स्ट्रगल करने वाले बच्चों का क्या? उनमें यह ट्रेंड और भी ज्यादा है। जो बच्चे स्कूल में पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनमें से 60% हर रात अपने बिस्तर पर डिजिटल डिवाइस के साथ जाते हैं। जाहिर है, इससे उनकी नींद पूरी नहीं होती होगी। बिल्कुल। जिसका सीधा असर अगले दिन स्कूल में उनके परफॉर्मेंस और फोकस करने की क्षमता पर पड़ता होगा। ये सुनकर तो वाकई लगता है कि स्मार्टफोन और डिजिटल गैजेट्स स्कूलों और कई घरों में सिर्फ ध्यान भटकाने वाले उपकरण नहीं, बल्कि इक्विटी यानी समानता से जुड़ी एक एडिशनल चिंता बन गए हैं। ये सिर्फ पर्सनल विल पावर का मामला नहीं रहा, बल्कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। एकदम सही कहा आपने। ये प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। कोई आसान समाधान नहीं है इसका। तो फिर रास्ता क्या है? सोर्स आगे क्या करने के लिए कुछ विचार सुझाता है। पहला है साझा जिम्मेदारियां बनाना। इस पर हमने थोड़ी बात की, लेकिन इसे अमल में कैसे लाया जाए? सोर्स का सुझाव है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी को दोष देने या उस पर बैन लगाने से बात नहीं बनेगी। जरूरत है सेफ और जिम्मेदार उपयोग के बारे में मकसद के साथ एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की। और ये एजुकेशन घर और स्कूल दोनों जगह होनी चाहिए। पेरेंट्स को स्कूलों से प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए, शायद वर्कशॉप्स, जानकारी, सलाह के रूप में। हाँ। और स्कूलों को ये भरोसा चाहिए कि घर पर भी इन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। कोऑपरेशन ही चाबी है। हमें ये पक्का करना होगा कि स्कूल की घंटी बजने के बाद बच्चों को डिजिटल दुनिया में अकेला ना छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो पहला कदम है मिलकर काम करना। अच्छा, दूसरा विचार है बच्चों के दृष्टिकोण को समझना। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्या बच्चों से पूछना चाहिए कि वे कितना फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं? अब नहीं, ऐसा नहीं। खासकर छोटे बच्चों के मामले में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। लिमिट्स तय करना पेरेंट्स और टीचर्स का ही काम है। लेकिन बच्चों के नजरिए को समझने का मतलब है ये जानना कि उनके लिए ये गैजेट्स क्या मायने रखते हैं। अडल्ट्स के लिए जो सिर्फ टाइम पास या काम का टूल हो सकता है, बच्चों के लिए वो सोशल कनेक्शन, पहचान बनाने, एंटरटेनमेंट और सीखने का एक अहम जरिया हो सकता है। तो हमें उनके इस रिश्ते को समझना होगा। हाँ, जब हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हों तो उनके नजरिए को शामिल करना जरूरी है। बड़े बच्चों और टीनेजर्स के साथ बेहतर डिजिटल वेलनेस के बारे में खुली और क्रिएटिव बातचीत करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। उनसे बात करें कि वे इन डिवाइसेस से क्या हासिल करते हैं,
उन्हें क्या चैलेंजेस महसूस होते हैं और कैसे वो टेक्नोलॉजी के फायदे उठा सकते हैं बिना उसके नुकसान उठाएं। उन्हें सोल्यूशन का हिस्सा बनाना जरूरी है। ये समझ में आता है। अब आते हैं तीसरे विचार पर, जिसका नाम थोड़ा अजीब है। प्रोसीड अंटिल एप्रीहेंडेड, यानी पकड़े जाने तक आगे बढ़ें। ये सुनने में तो नियम तोड़ने जैसा लगता है। सोच का इससे क्या मतलब है? हाँ, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नियम तोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो, जहां सारे फैक्ट्स पूरी तरह क्लियर ना हो या एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह सहमत ना हो, जैसा कि डिजिटल मीडिया के असर के मामले में है, तो हमें हाथ पर हाथ धरे बैठकर इंतजार नहीं करना चाहिए कि कब सारे सबूत मिल जाएंगे। अच्छा। हमें उस समय जो बेस्ट अवेलेबल एविडेंस और समझ है, उसके आधार पर एक्टिवली समझदारी से कदम उठाने चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है अनिश्चितता के बावजूद एक्शन लेना, क्योंकि कुछ न करने का रिस्क ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। यूएस सर्जन जनरल और ऑस्ट्रेलियाई ई सेफ्टी कमिश्नर जैसे अधिकारियों ने हाल ही में बच्चों के मेंटल हेल्थ और वेलबींग की रक्षा के लिए तुरंत एक्शन लेने का आह्वान किया है। वे यही कह रहे हैं कि हमारे पास चिंता करने के लिए काफी कारण और सबूत हैं। हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों के लिए सेफ डिजिटल माहौल बनाने के लिए अभी कदम उठाने की जरूरत है। तो ये एक तरह से सावधानी बरतने का सिद्धांत है। हाँ, इसे आप ऐसा कह सकते हैं। हमें यह मानना होगा कि डिजिटल टेक्निक बहुत पावरफुल टूल्स हैं। हमने पेंडेमिक के दौरान देखा कि वे कम्युनिकेशन, काम और सीखने में कितने उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन बिना सावधानी और गाइडेंस के इन्हीं टूल्स के सीरियस रिस्क और हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए खासकर जब स्कूल के घंटों के दौरान बच्चों के पास उनके गैजेट्स नहीं हैं, तब ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम स्कूल के बाद के समय में उनकी सेफ्टी और वेलबींग को प्रायोरिटी दें। हमें उन्हें डिजिटल दुनिया में अकेले नहीं छोड़ना है। सेफ्टी और वेलबींग पहले आनी चाहिए, भले ही हमारे पास हर सवाल का जवाब अभी ना हो। तो अगर हम आज की इस गहरी बातचीत को समेटें, तो हमने देखा कि बच्चों के वेलफेयर और लर्निंग पर डिजिटल इस्तेमाल का असर एक रियल और बढ़ती हुई चिंता है। आंकड़े और टीचर्स के अनुभव इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, और हमने डिजिटल वेलनेस की उभरती हुई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझा, जो सिर्फ स्क्रीन टाइम घटाने से कई ज्यादा गहरी बात है। ये टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्थी और जिम्मेदार रिश्ता बनाने का स्किल है। हमने ये भी देखा कि ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है। मुख्य अंतर्दृष्टि ये है कि स्कूलों और परिवारों को मिलकर काम करना होगा। हालांकि अभी दोनों एक दूसरे से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिल्कुल। और हमने इक्विटी के महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बात की कि कैसे नया डिजिटल डिवाइड अब एक्सेस का नहीं बल्कि गाइडेंस का है, जो वंचित बच्चों को और पीछे छोड़ सकता है। मुख्य अंतर्दृष्टि यह है कि गाइडेंस की कमी एक बड़ा इक्विटी इशू बन गया है। और अंत में हमने आगे बढ़ने के लिए कुछ ठोस विचारों पर गौर किया। साझा जिम्मेदारियां एक्टिवली बनाना, बच्चों के यूनिक नजरिए को समझना और सॉल्यूशन में शामिल करना, और अनिश्चितता के बावजूद मौजूदा सबूतों के आधार पर समझदारी से एक्शन लेना, यानी प्रोसीड अंटिल एप्रीहेंडेड के सिद्धांत को अपनाना। सही कहा। ये एक कॉम्प्लेक्स और लगातार बदलता हुआ मुद्दा है, जिसके कोई रेडीमेड जवाब नहीं है। लेकिन बातचीत शुरू करना, मिलकर काम करना और बच्चों के वेलफेयर को सबसे आगे रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे, जो सीधे तौर पर हमारी आज की चर्चा का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसी सोर्स मटेरियल से उभरता है और सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में और गहराई से समा रही है, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि डिजिटल वेलनेस की शिक्षा और मार्गदर्शन सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड बच्चों या परिवारों तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि हर बच्चे के लिए उनकी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से परे समान रूप से उपलब्ध हो। यह वास्तव में एक बुनियादी सवाल है, जिस पर समाज के रूप में हम सभी को गंभीरता से सोचने और काम करने की जरूरत होगी। तो विजडम ट्री की ये पहल आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्योंकि देखिए, विजडम ट्री ये पहल इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये हमारा आकलन है, और जो हमने देखा है कि इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज़ कोलैप्सिंग, जो हकीकत है, आई फ्रेंकली से। बट एट द सेम टाइम, even the coaching system, which is evolving parallelly by side to these schools, that is also collapsing, because a coaching
in my personal view, cannot give what is required for a fully grown student. So, in my personal view, I believe on the thought that कि इससे बढ़िया है कि क्यों ना पेरेंट्स एंड समुदाय के बीच एक बेहतर एजुकेशन प्रणाली को ले जाया जाए जो शिक्षा को समझते हों, और एक ब्रिज बनाया जाए सामुदायिक शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा और स्कूल एजुकेशन सिस्टम एंड एट द सेम टाइम ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, एंड लेट्स द कोचिंग वर्क लाइक a breathing tool rather than a school. तो ये मुहिम है विजडम ट्री का. इट्स अगेन अ काइंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल दोज हु आर लिसनिंग टू दिस. Kindly subscribe the channel and spread among your friends, families and other members so that they could get benefit of this. Thank you for watching Wisdom Tree, and kindly do not forget to subscribe the channel and at the same time motivate us to make such videos so that overall Indian society could get benefited. Thank you.